सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राजेश। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मुख्यमंत्री आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद की पिटाई के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इसमें निष्पक्ष जांच और न्याय चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि इस घटना को लेकर दो पक्ष हैं। मालीवाल के आरोपों को भाजपा बेहद आक्रामक है और मुख्यमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 5 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। वहीं अब लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंचने वाला है। छठे चरण के लिए मतदान 25 मई को किया जाएगा। वहीं 7वें चरण का मतदान 1 जून को किया जाएगा और 4 जून को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर खूब निशाना साधा। दरअसल 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। ऐसे में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई इस चुनाव में संविधान की है। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते, 4 चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं। उनसे पूछा, वो एक चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं, क्या मैं सबको गरीब कर दूं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले में दिल्ली पुलिस उनके माता पिता से पूछताछ करेगी। पहले दावा किया जा रहा था कि पुलिस गुरुवार को सीएम हाउस जाएगी। हालांकि अब सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ के लिए नहीं आएगी। इसे लेकर आप नेता और दिल्ली कैबिनेट में मंत्री आतिशी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज सारी हदें पार हो गई, ये पूरी साजिश बीजेपी की है। लेकिन आज जब उनके माता पिता पर अत्याचार किया जा रहा है, जब दिल्ली पुलिस को उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आज सारी हदें पार हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की माता की उम्र 76 साल है। उनकी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले तक वो लंबे समय तक अस्पताल में थे। उनकी ये तबीयत की हालत है कि वो ज्यादा चल नहीं पाती हैं, अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाती। उनके पिताजी की उम्र 85 साल है, बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं, उनको दिखता भी कम है, उनको सुनाई भी कम देता है। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री इस हद तक गिर गए हैं कि बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में राजनीति कभी इतनी नीचे आई। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद एक बेटा बनकर दिल्ली के हर बुजुर्ग को अपना माता पिता मानकर श्रवण कुमार की तरह उनको तीर्थ यात्रा करवाई। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है, दिल्ली के लोग इसका जवाब अपने वोट से जरूर देंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने कहा कि ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वालों के बीच है। अभी मैं केवल उम्मीदवार हूं, लेकिन जनता की मोहब्बत का असर देखिए कि 10 दिन में मेरे प्रचार का नतीजा ये रहा कि आदरणीय पीएम जो 10 साल से दिल्ली में रहते हैं, उन्हें यमुना पार करने में 10 साल लगे। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करने के लिए आया हूं कि ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वाले के बीच में है। हमने इस क्षेत्र में काम किया है और हम इस क्षेत्र में काम करेंगे। उन्होंने इस क्षेत्र को बदनाम किया है और इस क्षेत्र को वो बदनाम करेंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अभी तो मैं कुछ बना भी नहीं हूं। अभी तो मुझे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने सिर्फ कैंडिडेट बनाया है उत्तर पूर्वी दिल्ली का। लेकिन आप असर देखिए,
आपकी मोहब्बत का, आपके आशीर्वाद का, आपके हौसले का और आपके समर्थन का कि 10 दिन के मेरे चुनावी कैंपेन का नतीजा ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से दिल्ली रहते हैं और यमुना पार करने में उनको 10 साल लगा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप इंडिया अलायंस को सपोर्ट कीजिए। अभी तो हम प्रधानमंत्री को यमुना पार लेकर के आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और जिस तरीके से वो अपमानित करते हैं यमुना पार रहने वाले लोगों को, मैं तो कहता हूं मेरा नाम कन्हैया है, गंगा किनारे में पैदा हुआ और यमुना किनारे रहने वाले आप तमाम मतदाताओं ने जिस तरीके से मुझे गले लगाया है, जिस तरीके से आपने आशीर्वाद दिया है, हमको पूरा भरोसा है कि यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को जो भाजपा अपमानित कर रही है, आपको मालूम है जय शाह के पिताजी ने अभी कहा कि इंडिया अलायंस के जो वोटर हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार है और यह सरकार हमने ईवीएम की चोरी करके नहीं, आपके समर्थन से बनाई है कि नहीं बनाई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 23 मई को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर बात की। उन्होंने कहा कि अगर वह बंधक स्थिति में है तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है। जो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है वो अकेला किसी को मिल नहीं सकता है। हमें मालूम करना पड़ेगा कि नवीन बाबू खुद पंडियान का साथ रहता है या पंडियान कुछ ऐसा खेल खेला है जिसका कारण नवीन बाबू पंडियान का जो एक ग्रीब है उनसे बाहर नहीं जा सकते हैं। कोई हाई कोर्ट का जज नवीन बाबू से अकेला बात करना सही है? क्या वो खुश है? क्या वो ठीक ठाक है? अगर एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति एक होस्टेज सिचुएशन है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। ये चुनाव उड़ीसा का अस्मिता का चुनाव है। मैं भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मैं तो अकेला आया हूँ। मैं अकेला बात कर सकता हूँ, मैं लोगों से मिल सकता हूँ, लोग मुझसे मिल सकता है, जैसे आप लोगों से मैं अभी मिल रहा हूँ। लेकिन जो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है वो अकेला किसी को मिल नहीं सकता है, अकेला लोगों से बात नहीं कर सकता है और हर समय उनका साथ पंडियान रहते हैं। हमें मालूम करना पड़ेगा कि नवीन बाबू खुद पंडियान का साथ रहता है या पंडियान कुछ ऐसा खेल खेला है जिसका कारण नवीन बाबू पंडियान का जो एक ग्रीब है उनसे बाहर नहीं जा सकते हैं। मेरा तो मानना है कोई हाई कोर्ट का जज नवीन बाबू से अकेला बात करना सही है? क्या वो खुश है? क्या वो ठीक ठाक है? अगर कोई व्यक्ति, मैं हाई कोर्ट का जज इसलिए बताया वो न्यूट्रल होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का जज नवीन बाबू से अकेला 10 मिनट बात करना सही है। मैंने बीजेडी का जितना दोस्त को मैं जानता हूँ सबसे मैंने बातचीत किया, लास्ट 10 साल किसी ने भी नवीन बाबू को अकेले मिला नहीं है। जब भी मिलते हैं पंडियान साथ में रहते हैं और नवीन बाबू खाली ओके 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 यही सब बोलते हैं, उनका आगे वो कुछ नहीं बोलते हैं। अगर एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति एक होस्टेज सिचुएशन है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, उड़ीसा के लिए ठीक नहीं है। तो चुनाव हो या ना हो, मेरा मानना है हमारे हाई कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस साहब एक बार अकेले या तो गवर्नर साहब एक बार अकेले नवीन बाबू से बात करना है। आज जो हो रहा है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। नवीन बाबू खुश है तो हम भी खुश है। अगर नवीन बाबू ठीक ठाक है हम लोग हैप्पी है, लेकिन उनको देखने से मेरा नहीं लगता। आप देखिए माइक भी पकड़ रहा है पंडियान, बात भी करवा रहा है पंडियान। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात भी आ चुका है। सही है नहीं सही है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये सब बात आना तो ठीक नहीं है। अगर पंडियान को लगते हैं कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ
तो मैं पंडियान को ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक दिन आधा घंटा नवीन बाबू को उड़ीसा का प्रेस का साथ बात करने के लिए आप अकेला छोड़ दीजिए। सर, आपको ऐसा लग रहा है कि प्रतीत हो रहा है जो सिचुएशन मेरा लगता है नवीन बाबू को पंडियान ने कैप्चर करके रखा है, लीडर है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं, जिस कांग्रेस को बीजेपी नहीं खत्म कर पाई, राहुल गांधी खुद उसे खत्म कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि इस बार कांग्रेस पार्टी अब तक की सबसे कम सीटें जीतने वाली पार्टी होगी। राहुल गांधी जी का बड़ा उपकार है कि जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वो काम कोई नहीं कर पाया, बीजेपी भी नहीं कर पाई, स्वयं राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता समाजवादी को खत्म करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी वाले कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। बंद कमरे में सब एक दूसरे को गाली देते हैं। इनका पुराना सपना है कि राम मंदिर के फैसले को एक सुपर पावर कमीशन बना करके शाहबानों के फैसले की तरफ पलट दिया जाए। पहली तारीख तक वो और भी कुछ बोलेंगे, उनके ऊपर क्या कहा जा सकता है। राहुल गांधी जी का बड़ा उपकार है कि जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वो काम कोई नहीं कर पाया, बीजेपी भी नहीं कर पाई, स्वयं राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कांग्रेस को खत्म करने का काम राहुल जी बड़ी अच्छी तरह से बखूबी अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं, देश के कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता जानते हैं। 4 जून के बाद कांग्रेस अब तक की सबसे कम सीटें पाने वाली पार्टी होगी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जब भी गठबंधन हुआ है तो ये विनाशकारी साबित हुआ है। देखिए, बेमेल गठबंधन जो होता है उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को खत्म करके ही समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ था। जब तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है तब तक कांग्रेस उभर नहीं सकती। और कांग्रेस पार्टी के नेता समाजवादी को खत्म करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी वाले कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। बंद कमरे में सब एक दूसरे को गाली देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है बहुत सोच समझ के बोला है। योगी आदित्यनाथ जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो लोग घोटाले में आकंठ डूबे हुए हैं, वो नरेंद्र मोदी को बेईमान ठहराना चाहते हैं। सारी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी का जीवन एकदम गंगोत्री के जल की तरह पवित्र है। नरेंद्र मोदी का जीवन, उनके जीवन का एक एक पल इस राष्ट्र की मिट्टी को समर्पित है। सूरज पूरब से पश्चिम निकल सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के दामन पर बेईमानी का दाग नहीं लगाया जा सकता। पूरा विपक्ष राम से नफरत करता है, अयोध्या से नफरत करता है, इसीलिए वो आज तक अयोध्या नहीं गए। राम मंदिर के निर्माण में जितनी बाधा, जितने रोड़े अटकाए जा सकते थे, उतने रोड़े पिछले 50-60 सालों में अटकाए गए। राम मंदिर के निर्माण का जब फैसला हुआ, उसके बाद भी विपक्ष के पेट में दर्द होता रहा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराया जाना, राम मंदिर न जाना, राम के नाम से घृणा करना, जो राम मंदिर जाता उसे पार्टी से निकाल देना, ये रामद्रोह है। और कांग्रेस का यही रामद्रोह राष्ट्रद्रोह बन गया है, जिसका पता 4 जून के बाद लगेगा। इनका पुराना सपना है कि राम मंदिर के फैसले को
एक सुपर पावर कमीशन बना करके शाहबानों के फैसले की तरफ पलट दिया जाए। ये इनके मंसूबे हैं। ये 370 दोबारा लागू करना चाहते हैं। ये राम मंदिर के फैसले को बदलना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता सत्य के साथ खड़ी है, राष्ट्र के साथ खड़ी है, सनातन के साथ खड़ी है। टीएमसी नेता ललितेश त्रिपाठी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव पर बात करते हुए बीजेपी की तारीफ की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने के तरीके की सराहना की। हालांकि उन्होंने कुछ मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा और इंडिया गठबंधन की जीत का दावा भी किया है। इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन लड़ने का जो सिस्टम है वो बीजेपी का अच्छा है। हम लोग उसमें काफी चुनाव से एक तरह से कैचअप वाला गेम कर रहे हैं कि हम लोग का भी इलेक्शन मैनेजमेंट उनके आसपास तक आ जाए। जैसे 14-19 में उस समय बीजेपी के नारे और बीजेपी के जो कैच फ्रेजेस थे वो जनता सामने देती थी, जनता हम लोगों को सुनाती थी। आज उसका पूरा उल्टा हो गया। हकीकत तो यह है कि बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा और जो इनका प्रचार मशीनरी है उसको पाने में अभी हम लोग को वक्त लगेगा। इस बार क्योंकि हम लोग 14 और 19 का चुनाव देखे थे, इस बार रिस्पांस कुछ अलग है। मुझे लगता है कि आधी लड़ाई जनता खुद इस बार चुनाव लड़ रही है। जो मोमेंटम हम लोगों को मिल रहा है, जो जन जन की आवाज उठ रही है बदलाव की, वो हम लोगों को जनता से ही मिल रही है। हम लोगों को कुछ ज्यादा उनको बताने की जरूरत नहीं है। पूरा भरोसा और पूरा यकीन इस बार यह है कि कुछ ना कुछ अलग सा रिजल्ट होगा। इस बार फाइट कैसे देखते हैं? जैसे आपकी बीजेपी है वो तो मानती है कि हम लोग टीम स्वीप कर रहे हैं, लेकिन बाहर में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि फाइट है, टफ फाइट। आपको लगता नहीं है कि कहीं 400 पार का जो नारा है ये फ्लो में कुछ ज्यादा नहीं है? निश्चित रूप से एक चीज तो हम लोगों को और सब जानते भी हैं कि इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन लड़ने का जो सिस्टम है वो बीजेपी का अच्छा है। हम लोग उसमें काफी चुनाव से एक तरह से कैचअप वाला गेम कर रहे हैं कि हम लोग का भी इलेक्शन मैनेजमेंट उनके आसपास तक आ जाए। अब धीरे धीरे हम लोग भी पहुंच गए। कैंपेन हम लोगों का मच बेटर है बीजेपी से। पेनिट्रेशन और जनता के बीच में जाना, जनता के बीच में जो संवाद होना, वो हम लोग का मच बेटर हो गया। हम लोग की जो पब्लिक मीटिंग्स हैं वो मच बेटर हो रही है। यही दर्शाता है कि जनता खुद इस बार बदलाव चाहती है। उनका नारा मुझे लगता है जल्दबाजी में निश्चित रूप से उन्होंने निकाला होगा। जिस समय उन्होंने ये नारा दिया था उस समय कहीं फाइट शुरू नहीं हुई थी, कैंडिडेट्स कहीं डिक्लेयर नहीं थे, ग्राउंड पे कहीं लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, जनता के सामने विकल्प नहीं थे। जैसे जैसे जनता के सामने विकल्प आने लगे, जनता ने अपना माइंड बदलने लगा और माइंड एक मेकअप करने लगा। और मुझे लग रहा है ज्यादातर जगह बीजेपी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया। हम लोगों के कैंडिडेट ने मेहनत ज्यादा की शुरुआत में और उसका नतीजा आज दिख रहा है कि फाइट एक तरफा नहीं, अब फाइट दिख रही है और कहीं ना कहीं फाइट हम लोगों के पक्ष में ज्यादा मजबूती से इस वक्त दिख रही है। ये जो दिलीप लगाया इंडिया अलायंस की बात करें, टीएमसी के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आप लोग कितनी सीट ला सकते हैं? अब मैं देखिए, ये पहले बिना एक वोट पड़े इस तरह का आंकड़ा देना, ये बीजेपी का स्ट्रैटेजी है। और ये जैसे बंगाल में फेल हुआ, वो सबसे हम लोगों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। जहां पे ये 200 पार का नारा लेके मैदान में उतरे थे, 70 पे सिमट गए। वहां पे भी 200 पार का नारा बिना कैंडिडेट के डिक्लेरेशन, बिना एक वोट पड़े, चुनाव से महीनों पहले उन्होंने दिया था। और चुनाव आते आते जब फाइट धरातल पे होने लगी तो फिर वो नारा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। 200 के बजाय उसके 1/3 पे आ गए। और इस बार जो माहौल दिख रहा है, जो हम लोगों का गठबंधन हुआ है, उससे ये दिख रहा है कि जनता ने ये फैसला ले लिया है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। एक विकल्प चाहिए, एक विकल्प जो एक बेटर विजन प्रस्तुत कर रहा है, एक भविष्य की बात कर रहा है।
उसके तरफ नौजवानों का आकर्षण बहुत तेजी से हुआ है। आप देखिए राहुल गांधी की एक एक स्पीच को जब हम लोग गांव में जाते हैं तो वो जो कैच फ्रेजेस होते हैं जनता खुद हम लोग को सुनाती है। जब हम लोग गांव में जाते हैं, अखिलेश यादव जी ने जो जो बात कही है अपने पूरे कैंपेन के थ्रू, वो बातों पे जनता ज्यादा जोर दे रही है। जैसे 14-19 में उस समय बीजेपी के नारे और बीजेपी के जो कैच फ्रेजेस थे वो जनता सामने देती थी, जनता हम लोगों को सुनाती थी। आज उसका पूरा उल्टा हो गया। तो अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये लोग ने जो 400 वाला आंकड़ा देश के सामने रखा था, अब बीजेपी के खुद के लोग अब उसमें विश्वास और भरोसा नहीं करते हैं। और मुझे जो लग रहा है कि जहां पे उनको सबसे ज्यादा सीटें मिलनी थी उत्तर भारत वाले बेल्ट में, यहीं पे फाइट सबसे टफ हो गई उनके लिए, यहीं पे फाइट कॉन्सेंट्रेट हो गई। वो जो सोच रहे थे कि हम नए इलाकों में जाके मजबूती से लड़ेंगे, उनको अब हम लोगों के गठबंधन ने इस पूरे नॉर्थ इंडिया वाले बेल्ट में हम लोग ने इस बीजेपी को सेंट्रलाइज करा दिया। इनकी पूरी ताकत यहाँ पे अब लग रही है और वो नए जगहों में जा ही नहीं पा रही है। तो ये एक अच्छी और मुझे लगता है अच्छा संकेत है। बंगाल में जैसा कि वो जो कहते हैं कि वहाँ पे मातृशक्ति की कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, पीएम बनारस में मातृशक्ति का सम्मेलन करते हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब हकीकत तो यह है कि बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा और जो इनका प्रचार मशीनरी है उसको पाने में अभी हम लोग को वक्त लगेगा। हम लोग अभी तक उस तक पहुंचे नहीं हैं। डेटा कुछ और कहता है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्यों में से है और उत्तर प्रदेश सबसे असुरक्षित राज्यों में से है। तो मुझे लगता है कि ये डेटा सार्वजनिक पटल पे ना आए, इस पे ज्यादा चर्चा ना हो, इसीलिए बीजेपी हमेशा ध्यान को भटकाने के लिए इस तरह की बात करती है। निश्चित रूप से अगर आप उत्तर प्रदेश की हालात को देखेंगे, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं पिछले 10 साल में और विशेष करके पिछले 7 साल में जब उत्तर प्रदेश में ये डबल इंजन की सरकार चलने लगी है, उन घटनाओं के बाद ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनको पहले अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को सुधारना चाहिए, फिर किसी दूसरे राज्य पे उनको बात करना चाहिए। जितना मुझे लगता है कि आदरणीय ममता बनर्जी का और बंगाल में जो टीएमसी का नारा मां मटी मनुष्य है, वो दर्शाता है कि हम लोगों की श्रद्धा और हम लोगों की जो सरकार की विचारधारा है वो दोनों पहले मातृशक्ति को सुरक्षित रखने की है। पहले अपने उसके बाद हम लोग फिर अन्य जगह में जाते हैं। बंगाल सरकार में जहां पे भी कहीं अपराध हुआ है, मैं बधाई देना चाहता हूं वहां की सरकार को कि जब जब किसी तरह का अपराध हुआ है तो जिस तरह का एक्शन वहां की पुलिस लेती है और कार्रवाई करती है, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सबको बराबर के साथ, यही कानून व्यवस्था है। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मंडल कमीशन में जो जातियां शामिल थी उसका हमने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन जब से ममता बनर्जी आई हैं, मुस्लिम समाज की करीब सारी जातियों को पिछड़ों का हक मारने के लिए पिछाड़ बना दे रही है। मंडल कमीशन में जो जातियां शामिल थी उसका कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन जब से ममता जी हुकूमत में आई हैं, मुस्लिम समाज की करीब करीब सारी जातियों को पिछड़ों का हक मारने के लिए पिछड़ा बना दे रही हैं, बैकवर्ड पसमानदा बना दे रही हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो इतनी जातियां आपने इसमें भर दी हैं वो सिर्फ वोट बैंक की सियासत के लिए किया है। हाईकोर्ट ने उस पर फैसला दिया है। हम लोग धार्मिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। जातीय आधार पर जिन लोगों को मंडल कमीशन में रिजर्वेशन जिन मुस्लिम को भी मिला हुआ था उसका विरोध हमने कभी नहीं किया, लेकिन सारे को मंडल कमीशन के बाद बैकवर्ड लिस्ट में शामिल करके और जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं उनका हक मारने का काम ममता जी कर रही थी, उसी को तो हाईकोर्ट ने खारिज किया है। इस देश में पहले ही बीजेपी ये सवाल उठा रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी उठाया कि धर्म के नाम पर आरक्षण संविधान में नहीं है, लेकिन जो मंडल कमीशन में पिछड़े और पसमानदा मुस्लिम हैं उनको आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन अलग से कोटा बना के 4% आंध्रा तेलंगाना
कर्नाटक में दे दिया। उसी तरह ममता जी ने सारे बैकवर्ड लिस्ट में सारे मुस्लिम को शामिल कर दिया, जो पूरी तरह गलत था। हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है। हम भी चाहेंगे कि इस तरह जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनका हक मारने का काम कोई न करे। ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि चुनाव के टाइम पर ऐसा फैसला आना बीजेपी की एक चाल है जिसको हम लोग कबूल नहीं करेंगे। अब वो अदालत के फैसले पर भी सवाल उठाती। ये हाई कोर्ट का फैसला है, उसको उनको स्वीकार करना चाहिए। हाई कोर्ट को बीजेपी थोड़ी मॉनिटर करती है। हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, न्याय का मंदिर है, वहां से फैसला आया, उसको भी ममता जी स्वीकार नहीं कर रही। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी भारी वोट से हार रही हैं, कहीं पर भी उनको सीटें नहीं मिल रही है। पिछले चुनाव में जो राजद का बिहार में हाल हुआ था, 0 पे आउट हो गया था। इस बार बंगाल में ममता बनर्जी 0 पे आउट हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं गाजा में इजरायली सेना की कार्यवाही जारी है। गाजा के जबालिया शरणार्थी क्षेत्र और रफा में इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। जबालिया में इजरायली सेना जमीनी हमले कर रही है तो रफा में हवाई हमले हो रहे हैं। मंगलवार बुधवार को इजरायली सेना ने दोनों स्थानों पर 100 से ज्यादा हमले किए, जिनमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की सूचना सामने आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा कि इन राज्यों के कई जिलों में दिन का तापमान अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर पार कर सकता है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।